यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास मटेरियल की कमी है। आज आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, आपके पास मॉक टेस्ट के लिए एप्स हैं, आपके पास फ्री में टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्रॉब्लम आती क्या है? प्रॉब्लम मटेरियल की नहीं है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन की, कि बच्चों के पास सही डायरेक्शन नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है कि उन्हें किस दिशा में मूव करना है आगे, ताकि वो अपना एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सके। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट क्या वो एग्जैक्टली इम्प्रूव करना चाहते हैं या क्या वो एग्जैक्टली इम्प्रूव कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। सुबह थ्योरी पढ़ लेते हैं, सुबह के टाइम थ्योरी पढ़ ली, दोपहर को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, शाम के टाइम कोई प्रैक्टिकल यूनिट कर लिया और रात को कोई पीडीएफ ली और उसको स्क्रॉल कर लिया। और एंड में आते आते उन्हें लगता है कि हाँ आज हमने पढ़ाई की है, बट क्या एक्यूरेसी का कुछ पता लगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो कितनी एक्यूरेट है, या आप जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे क्या वो इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो इम्प्रूवमेंट को ना ट्रैक नहीं कर रहे हैं, किस एरिया में क्या इम्प्रूव हो रहा है उनको पता ही नहीं है, वो बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। सो आज की वीडियो इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेगी। आप कैसे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या चीज आप नहीं कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आप जब भी पढ़ने बैठे आपको कुछ पॉइंटर्स दिमाग में रखने हैं या कुछ पॉइंटर्स हमेशा खुद से पूछने हैं। सबसे पहला कि जो मैंने पढ़ा है क्या उसमें एक्यूरेसी थी, कितनी एक्यूरेसी थी, या मैं कितना इंप्रूव किया है मैंने खुद को जो मैंने पढ़ाई की है। द सेकेंड पॉइंटर इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो गलती की है, आपके जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किसी सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, या फिर आपने प्रॉपरली रीड नहीं किया था, या आपने कुछ वर्ड्स स्किप कर दिए थे जैसे नॉट इनकरेक्ट, तो आपने शायद नॉट नहीं पढ़ा, या आपने इनकरेक्ट को आपने इन छोड़ दिया, नॉट करेक्ट पूछ लिया। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स आपने की हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं या फिर कोई न्यू मिस्टेक है उसकी वजह से गलत हो रहे हैं। द वेरी थर्ड पॉइंट इज टाइम वर्सेस कैलकुलेशन। बहुत बच्चे मैथ्स और डीआई नहीं करके जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको देखना है कि आप मैथ्स और डीआई को सिर्फ देखिए, यूजीसी नेट में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चंस 150 के 150 करके आओगे। तो क्या आप उस हिसाब से क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं, या फिर अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपके कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो रीजनिंग की क्यों ना बात हो। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज योर रियल वीक एरिया। आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपको कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक पे मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है, आपको कौन से एरिया को या फिर आपका जो टॉपिक है, ठीक है, आपको उसको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, एस्पिरेंट्स ना क्या सोचते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ना उसका सिलेक्शन होता है जो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। बिजी इन द सेंस कि वो हर समय पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं ले रहा है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा है, फ्रेंड से बात नहीं कर रहा है, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, ठीक है।
24 में से 22 घंटे वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यूजीसी नेट में सिलेक्शन उसका होता है जो ज्यादा अवेयर होता है। अवेयर इन द सेंस कि दे नो देयर वीक एरियाज, दे नो वेयर टू इम्प्रूव, दे हैव अ ट्रैक। उन्होंने ट्रैक रखा है कि अगर आज मेरे मॉक टेस्ट में लेट्स से पेपर 1 में 50 में से 30 क्वेश्चंस ठीक थे, तो नेक्स्ट डे मेरे 32 क्वेश्चंस ठीक थे, उसके नेक्स्ट डे मेरे 36 क्वेश्चंस ठीक थे। तो वो हर एक चीज का ट्रैक रख रहे हैं, ठीक है। उनको पता है मेरे कौन से वीक एरियाज हैं, मुझे कौन से टॉपिक में मल्टीपल रिविजन चाहिए, मुझे अब इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो मुझे इसको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। दे नो हाउ टू स्टडी स्मार्ट एंड नॉट जस्ट स्टडी हार्ड। सो सिलेक्शन उसका होता है। अगर मैं बात करती हूँ माइंडसेट की, यूजुअली आई हैव सीन पेपर 1 को लेके बच्चे यही सोचते हैं कि इजी है, ये तो हो ही जाएगा, और पेपर 2 जो उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक लगता है वो उन्हें डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इन डेप्थ पूछे जाते हैं, और ये दोनों ही थॉट्स बहुत डेंजरस हैं। आपको पेपर 1 को इजी नहीं समझना है और पेपर 2 को डिफिकल्ट नहीं समझना है। आपका माइंड शिफ्ट कैसे होगा? देखिए, आपने पेपर 1 को फास्ट करना है। फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्पीड। मैं स्पीड की बात नहीं करूंगी जल्दी 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 करना है। स्पीड का मतलब है यू हैव टू चूज द राइट क्वेश्चंस फर्स्ट। जो आपको पहले क्वेश्चंस आते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, 2 to 3 सेकेंड्स में आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है मुझे ये क्वेश्चन आता है, आप कीजिए। आपको लगता है नहीं आता है, आप स्किप कर दीजिए। दैट इज द वे और दैट इज द अप्रोच टू सॉल्व पेपर 1। आपको पेपर 1 फास्ट करना है, और आपको जो पेपर 2 है वो आपको मेच्योरली हैंडल करना है। यू हैव टू हैंडल इट मेच्योरली। अब मेच्योरली का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। मेच्योरली का मतलब है टू यूज your brain wisely under pressure. This is the right approach, or this is how you should train your mind for paper 1 and paper 2. पेपर 1 में आपको पहले चूज करने हैं राइट क्वेश्चंस। सेम गोज फॉर पेपर 2, बट फॉर पेपर 2 क्योंकि उसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो आपका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा प्रेशर में होता है कि यार 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, टाइम कम रह गया तो ऐसा आ गया क्वेश्चन, वैसा आ गया। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज योर ब्रेन अंडर दैट प्रेशर और अंडर दैट सिचुएशन। अब जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, आप 5 चीजें हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले, क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए आपने कोई भी क्वेश्चन अपनी ईगो पे नहीं लेना है, इवन इफ इट इज अ मॉक और इवन इफ इट इज अ रियल एग्जाम, ठीक है। आपने ईगो पे क्वेश्चन नहीं लेना है कि ये कैसा क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। द वेरी सेकेंड पॉइंट इज नो पैनिक इन पेपर 1। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें एक कोई क्वेश्चन दिखेगा ना वो नहीं आता, दे स्टार्ट पैनिकिंग। वो चीज आपको नहीं करनी है। द थर्ड इज मेंटल रेजिलियंस। आपने खुद को स्टेबल रखना है, आपने खुद को काम रखना है अंडर द प्रेशर, और तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज यू हैव टू स्किप टफ क्वेश्चंस एट फर्स्ट। आप क्या कर सकते हैं कि आपने जब फर्स्ट रीडिंग की, और ये आप जब मॉक टेस्ट करेंगे ना आप तब भी ये चीज अप्लाई कीजिएगा। आप फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़िए, 2 to 3 सेकेंड्स या मैक्सिमम 4 सेकेंड्स ले सकते हैं आप, ठीक है, और आपको देखते पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। आप उसको स्किप करते रहिए, जो क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है 50-50, 2 ऑप्शंस आपको पता है नहीं है, बिल्कुल भी 2 ऑप्शंस में डाउट है, उसको भी छोड़ दीजिए। जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे, सेकंड रीडिंग में आप वो 50-50 वाले क्वेश्चंस को देखिए कि हाँ यार अब इसमें थोड़ा दिमाग लग सकता है। और जब आप फाइनल थर्ड रीडिंग करेंगे उसमें आप जो आपको लगता है कि हाँ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट, और दिस इज हाउ यू कैन रीड योर क्वेश्चंस इन 3, मतलब 3 बार आप इन 3 कैटेगरीज आप इनको डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। सो स्किप टफ क्वेश्चंस एट फर्स्ट। देन नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो आरसी तक आते आते वो सिर्फ
तुक्का लगाकर आ जाते हैं, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है। एंड द लास्ट इज नो रट्टाफिकेशन, आपको रट्टा नहीं मानना है। आप जो भी पढ़ेंगे आप समझ के पढ़ेंगे, आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, वरना आप वहां पर जाके एग्जाम में जाके चीजें भूल जाएंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिलेक्शन, ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, या फिर आपको अपना जो आप एक्यूरेसी है आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, पेपर 1 में ऐसे कीजिए, ठीक है, सारी बातें हो गई। बट सिलेक्शन होगा कैसे? आपको पता है मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, किस लिए? कोई बता सकता है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एग्जाम। एग्जाम की वजह से ऐसा नहीं आप सोचिए कि हाँ एग्जाम डिफिकल्ट था या क्वेश्चन पेपर अलग था तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता है। मैम इसका मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल में नहीं रहता है? देखिए, आपने पेपर जैसे ही अटेम्प्ट करने बैठेंगे, सबसे पहले आपका पेपर 1 ओपन होता है। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता था। अब दिमाग क्या बोलेगा? ओले, पहला क्वेश्चन ही नहीं आता, पूरा पेपर गया। जैसे तैसे करके आपने सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट किया, सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं आता था। अब क्या होगा? अब तो मतलब ऐसे सांसें तेज हो जाएंगी, घबराहट हो जाएगी, ओहो हो, अब तो गया, मेरा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। थर्ड क्वेश्चन पे जैसे ही आप गए आपको वो आता था, लेकिन पहले दो जो क्वेश्चन थे वो ना आने की वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है उस वजह से आप थर्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो रेस्ट ऑफ द पेपर है, इस बात को ध्यान से सुनना, जो रेस्ट ऑफ द पेपर है ना, बच्चे वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग विद देयर फियर। वो अपने डर से लड़ रहे होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने, अगर आपने रिपीट पे देखने हैं ना आप देख सकते हैं, ये बात सच है कि बच्चे जब उनको वो स्टार्टिंग में ही पैनिक हो जाते हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल में नहीं रहता है ना, तो वो पूरे एग्जाम में ना सिर्फ अपने डर से लड़ रहे होते हैं और वो एक्चुअली में पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रखना है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर नोज कि आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट भी दिए हैं, तो उसका एक्चुअल टारगेट क्या है? उसका टारगेट है टू टेस्ट योर परफॉर्मेंस, टू टेस्ट योर परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। आप मुझे बताइए, जब 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी? 10 लाख में से चलिए मैं मान लेती हूँ गिन के 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, या वो सिर्फ ऐसे ही अटेम्प्ट देने आए हैं। बट जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो पढ़कर आए होते हैं, एग्जामिनर को पता है, तभी जो पेपर है ना वो टेस्ट करने नहीं आता, वो डिस्टर्ब करने आता है कि आप परफॉर्मेंस में कितना अच्छा, मतलब आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कि आपके ऊपर अगर हम प्रेशर डाल दे तो। अब देखिए, आपने क्या करना है, हर मॉक के बाद ना अपने सिर्फ मार्क्स नहीं देखने, आपने अपना बिहेवियर भी एनालाइज करना है, ठीक है, कि आपका बिहेवियर कैसा है। यानी बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? क्या आप पैनिक सिचुएशन में थे, या फिर आपने कोई क्वेश्चन ईगो पे ले लिया? देखो ना, आपने जब मॉक टेस्ट कर लिया, मॉक टेस्ट तो 3 घंटे का होता है, तो आफ्टर 3 आवर्स जब आपने सबमिट कर दिया है अपना मॉक टेस्ट, उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या आप पैनिक फील कर रहे हो, या फिर आपने को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने वो क्वेश्चन शायद ज्यादा, मैंने उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, वो मैंने अपनी ईगो पे ले लिया था। क्या आपने इजी क्वेश्चंस मिस कर दिए, सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है, या फिर आपने बहुत जल्दबाजी में आधा ही सेंटेंस पढ़ा है, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? या क्या आपको, अगर हम यही सेम पेपर दोबारा दें
तो अब आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बिहेवियर को डिसाइड करेंगे कि हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर गिविंग अ मॉक टेस्ट। और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप मॉक टेस्ट के बाद पैनिक फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, आप एंशियस फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब आप रियल टाइम एग्जाम दोगे तब तो इतने सारे बच्चे होंगे, वो 3 घंटे का प्रेशर होगा, यू विल फील द सेम नॉट जस्ट आफ्टर एग्जाम बट ड्यूरिंग द एग्जाम एज वेल। सो आपको ये सब चीजें अपनी पता होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं इमोशनल बात मैं अगर आपसे करती हूँ, इमोशनली इफ आई वांट टू कनेक्ट विद यू एज एन एस्पिरेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंपैरिजन से डर लगता है। कंपैरिजन का मतलब कि उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी जॉब लग गई, यार उसने तो मेरे बाद स्टार्ट किया था बट वो कैसे आगे निकल गया, उसका एग्जाम कैसे क्लियर हो गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारी जर्नी है ना, वो लेट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। इट इज, यू आर नॉट लेट, योर जर्नी इज इनकम्प्लीट। और जो बच्चा, जो एस्पिरेंट रोज खुद को इम्प्रूव कर रहा है, they are working towards becoming their better version than yesterday, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कोई भी चीज अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो वो फाइनल पिक्चर नहीं होती है। जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, दैट प्लेस और दैट पर्सन दे बिकम अ लैंडमार्क। ये बात हमेशा याद रखना, दैट यू आर नॉट द रिजल्ट, यू आर स्टिल अ प्रोसेस। आप प्लीज खुद को ना जज मत कीजिए हर रोज कि यार मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझसे तो पेपर नहीं निकल रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, मैं इतनी सिली मिस्टेक कर रही हूँ। डोंट जज योर सेल्फ। ठीक है, आप ना अपना डायरेक्शन देखिए कि क्या आपका डायरेक्शन आपको इस जर्नी पर लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा है। क्या आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या आपके क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देखनी है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर यू आर फीलिंग पैनिक, यू आर फीलिंग एंशियस, तब भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप बहुत देर से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग एंड नाउ यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस कि अब शायद हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमें गिव अप कर देना चाहिए, तब भी कमेंट कर दीजिए। आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप तब भी कमेंट कर दीजिए। मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट नहीं किया है कि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पढ़ाती रहूं पढ़ाती रहूं पढ़ाती रहूं। आई वॉन्ट दिस चैनल टू बी अ सेफ स्पेस फॉर यू और अ सेफ प्लेस फॉर यू, जहां पर एज एन एस्पिरेंट, ठीक है, आप लिख सके आप क्या फील कर रहे हैं विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट। क्योंकि बहुत बार बच्चों को ना स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती है, या बच्चों को क्वेश्चंस नहीं चाहिए होते हैं, दे जस्ट वांट समवन जो उन्हें समझ सके, जो उनकी बात सुन सके, एंड आई एम हेयर फॉर यू। आपको जो भी फील होता है आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, मैं पर्सनली आई विल रीड इट एंड आई विल रिप्लाई टू यू कि मुझे जितनी नॉलेज है उसके बारे में मैं आपको सही गाइड करूंगी। मुझे नहीं पता होगा मैं आपको बोल दूंगी मुझे नहीं पता है। मैं समझ सकती हूँ आप किस फेज से गुजर रहे। आई नो ये बात थोड़ी इमोशनल एंगल पे जा रही है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका कम बैक अभी भी हो सकता है। यू कैन स्टिल कम बैक विद यू नो वो ग्रेटर विद हायर, आई वुड से कंसिस्टेंसी। उस जज्बे के साथ ना आप दोबारा कम बैक कर सकते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना, या जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनका सिर्फ एक मंत्र होता है, ये वो मूल मंत्र। उनका एक मूल मंत्र सिर्फ ये होता है कि वो अपने डर को समझते हैं, दे नो देयर फियर, और वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो आप मैंने इस पे सारा लिख दिया। सो डोंट मेजर योर स्टडी इन आवर्स, मेजर इट बाय आउटपुट। ठीक है, आप कितना आउटपुट दे रहे हैं
आप उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। आप ये नहीं देखिए मैंने 2 घंटे पढ़ा है, मैंने 3 घंटे पढ़ा है, आप उसको कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए। द वेरी सेकेंड इज ट्रीट मॉक्स एज रिजल्ट, डोंट ट्रीट देम एज रिजल्ट, ट्रीट देम एज ए डायग्नोसिस। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करने हैं, और मॉक टेस्ट दे एक्चुअली एक्ट एज अ मिरर, वो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है कि आप कौन से एरियाज में वीक है और कौन से एरियाज में स्ट्रांग है। पेपर 2 को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से मत पढ़िए, ठीक है, रीड इट, ताकि आपका टेम्परामेंट बिल्ड हो सके, क्योंकि हमारे पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। इट एक्चुअली needs temperament, it actually needs stability, it actually needs resilience to read those 100 questions with calmness. So paper 2 को उस हिसाब से पढ़िए। अपनी प्रॉब्लम्स को प्लीज छुपाइए मत, ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड द लास्ट इज रेक्टिफिकेशन नहीं मानना है पेपर 1 को। पेपर 1 को आप स्टोरी की तरह पढ़िए, या पेपर 1 को आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरह पढ़िए, आपको जैसे पसंद है आप वैसे पढ़िए, बट विदाउट एनी रटाफिकेशन। आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है। सो लास्ट में सिर्फ मैं एक चीज बोलूंगी, और मैं इसको रेड से लिखती हूँ, कि मेक योर प्रिपरेशन अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस, make your preparation a disciplined process and not an emotional drama। बस मेरी एक इस लाइन ने शायद आपको बहुत कुछ कह दिया है, आप बहुत कुछ समझ गए हैं। एंड आई होप कि आप ये जितनी भी बातें हैं ना, प्लीज इनको समझिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, ताकि ये जो आने वाले कुछ दिन है ना, आप इसमें अपना बेस्ट दे सकें। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी फील कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको पर्सनली पढ़ूंगी और मैं उस पर रिप्लाई जरूर दूंगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।